ये संपूर्ण सृष्टि एक बहुत बड़ा परिवार है जहां हम सभी किसी रक्त संबंध से ना सही पर अपनेपन और इंसानियत की डोर से जरूर जुड़े हुए हैं। अगर हम सभी को वसुदेव कुटुंबकम के स्वप्न को यथार्थ करना है तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करते हुए और एक दूसरे की विकास की राह को आसान बनाते हुए आगे बढ़ते चले। और दूरदर्शन अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बार पुनः हाजिर है कार्यक्रम घर परिवार लेकर। नमस्कार, मैं निधि घर परिवार के आज के इस अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूं, जहां बात आज एक बेहद सेंसिटिव विषय पर करने वाले हैं जो आपकी बच्चों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं हमारा आज का विषय। स्पर्श जो कभी ममता का पर्याय होता है तो कभी अपनेपन का, वहीं दर्द में कभी यही मरहम का काम कर जाता है। लेकिन जब यही स्पर्श कुछ गलत मंशाओं और कुविचारों को समेटे आपको छूता है तो ये आपके मन पर एक बेहद गहरा घाव छोड़ जाता है। और जब बात बाल मन की हो तो बाल मन यानी बच्चों का मन उस कच्ची मिट्टी की तरह होता है कि उस पर पड़ी छाप कभी कभी उम्र भर के लिए रह जाती है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि उन्हें सही समय पर सही स्पर्श का ज्ञान दिया जाए। क्या होता है गुड टच और बैड टच, कैसे कभी कभी एक सही स्पर्श भी गलत स्पर्श में परिवर्तित हो जाता है, ये समझाया जाए। पर बच्चों को सिखाना कभी भी आसान काम नहीं होता। बच्चों को एज पेरेंट्स आप कैसे इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बताएं, उन्हें कैसे स्पर्श ज्ञान दें, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अध्यापिका प्रीति गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर हम आज बहुत सारी बातें आपकी बच्चों की रक्षा और सुरक्षा के बारे में करने वाले हैं, टच एजुकेशन के बारे में करने वाले हैं। सुचिता जी, हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में टच एजुकेशन क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, साथ ही साथ टच एजुकेशन होती क्या है? टच एजुकेशन यानी कि स्पर्श शिक्षा। आपने पूछा कि आजकल ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एकल परिवार हो गए पहले, जैसा कि आपका विषय ही है कि घर और परिवार, तो देखते हैं कि एकल परिवार हो गए, कुटुंब जैसा विषय खत्म हो गया। माता पिता और उनके साथ उनके एक या दो बच्चा, ऐसा कुछ हो गया, जिसके कारण उनको कुछ बताने वाला, बच्चों जो एक माहौल परिवार में होता था कि बच्चा सबसे चहकता था, सबसे बात करता था और अनायास ही अपनी सभी बातें किसी न किसी को बता देता था। अब चूंकि एकल परिवार हो गए, माता पिता के पास समय नहीं, इसलिए टच एजुकेशन की बहुत अधिक आवश्यकता इस समय दिखाई पड़ती है कि एक अच्छा स्पर्श क्या और एक बुरा स्पर्श क्या होगा। एक अच्छा स्पर्श किसे कहते हैं, बुरा स्पर्श किसे कहते हैं। चूंकि बच्चा स्टार्टिंग से पैदा हुआ नहीं कि चूंकि माँ को नौकरी पर जाना, पिता को अपनी नौकरी पर जाना, घर में उस बच्चे को देखने वाला कोई नहीं, तो बच्चा छोटे से अपने बचपने से एकदम मासूमियत से ही वो बच्चा पहुंच जाता है क्रच, और क्रच में वो दूसरे हाथों में पनपना शुरू कर देता है। वहाँ से लेकर फिर वो अपनी प्राथमिक एजुकेशन शुरू करता है और फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट है। तो जब बच्चा प्रारंभिक से ही किसी दूसरे के हाथ में पनप रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आपको टच एजुकेशन की वहीं से आवश्यकता लगती है कि बच्चे को ये समझाना कि अच्छा स्पर्श क्या और बुरा स्पर्श क्या। हालांकि ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने हम सभी को ये गुण दे रखा है कि जैसे ही कोई छूता है, हम लोग ऑटो में भी बैठते हैं, बस में भी बैठते हैं, कई बार हाथ लगता है तो वो स्पर्श कभी खराब नहीं लगता। लेकिन अगर जानबूझकर वैसा स्पर्श किया जाए तो हम सभी उसको एहसास करते हैं कि यह स्पर्श अच्छा नहीं था, यह स्पर्श खराब स्पर्श था। यही चीज़ बच्चे में भी होती है कि एक बच्चे को ये पता चलता है कि हाँ, अंकल या आंटी किसी ने भी उसको अच्छा छुआ या खराब छुआ, अच्छा स्पर्श किया या खराब स्पर्श किया। इसलिए टच एजुकेशन की आज एक कहें महती भूमिका दिखाई पड़ रही है सभी के बीच में।
धीरे धीरे बदलते हुए दौर के साथ और वर्तमान समय की बात की जाए, और जैसे सुचिता जी ने कहा कि हमारी लाइफस्टाइल बदलती चली जा रही है, और ये बदलती हुई लाइफस्टाइल ही कहीं ना कहीं स्पर्श एजुकेशन के बारे में बढ़ावा देने के लिए हमें मजबूर कर रही है, क्योंकि दुनिया में लगातार बाल शोषण के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रीति जी, हम आप तक आना चाहेंगे। अगर बच्चों की मानसिकता की बात की जाए तो वर्तमान समय के ही क्योंकि हम बात लगातार कर रहे हैं, तो वर्तमान समय में बच्चों की मानसिकता में कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है, आजकल के इस माहौल में कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है बच्चों के परसेप्शन से? बच्चों के अगर माहौल में हम देखें या उनकी मानसिकता में देखें तो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है सोशल मीडिया। समय से पहले, क्योंकि मैम ने जैसा बताया कि पेरेंट बिजी हो गए हैं और उनका काम क्रेच तो कर ही रहा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया भी कर रहा है। ना चाहते हुए में भी पेरेंट, या चाहते हुए में भी अपनी ड्यूटी उनकी ख़त्म हो गई और फ़ोन के जरिए बच्चा सब कुछ सीख रहा है। वहाँ पे इतना मासूम बच्चा होता है, बाल मन है, उसको मालूम ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। सही और गलत में वो विभेद कर ही नहीं पा रहा है। वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चों को उस एज में ही हम सिखाना शुरू करें। क्योंकि कभी कभी होता है बच्चा समझ ही नहीं पाता है गुड टच और बैड टच, वो समझ ही नहीं पाता है कि हाँ बैड टच ये प्रकृति प्रदत्त है, किसी ने छुआ गलत से, हाँ शायद ये सही नहीं था, है ना, ये उसके मन तो कहेगा, लेकिन जब तक वो समझेगा तब तक शायद लेट हो जाए। इसीलिए आज के दौर में ये जरूरी है ये चीज़ बताना बच्चों को, और इसमें वर्तमान समय में सोशल मीडिया मेरा मानना है कि इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। इसलिए आधुनिकरण के दौर में हम सभी रह रहे हैं, कि बिल्कुल आधुनिक होना इसमें कोई भी गलत सोच नहीं है, लेकिन उस आधुनिक दौर के साथ सुरक्षित रहना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता चला जा रहा है। आज हम बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, लगातार गुड टच और बैड टच के बीच का भेद वो कैसे समझे इसके बारे में समझ रहे हैं। सुचिता जी, सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब स्पर्श की लगातार बात कर रहे हैं, हम बार बार टर्म यूज़ कर रहे हैं, गुड टच बैड टच, अच्छा स्पर्श या बुरा स्पर्श, तो ये कैसे भेद किया जाता है? कौन सा स्पर्श अच्छा है, कौन सा बुरा, ये क्या है? अगर हम अच्छे स्पर्श की बात करें तो बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो उसकी पीठ थपथपा देना जी, उसके सर पर हाथ फेर देना, हैंडशेक कर लेना जी, है ना, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं कि दिखाई पड़ता है कि ये अच्छा स्पर्श है। लेकिन वहीं पर अगर हम बुरे स्पर्श को देखें तो बुरा स्पर्श क्या है? बुरा स्पर्श है कि बच्चे को गलत नियत से छूना। वहाँ नियत ठीक थी कि बच्चे को अप्रिशिएट करना था, बच्चे को शाबाशी देनी थी। यहाँ है कि बच्चे को गलत नियत से छूना। अब ये छूना कहाँ कहाँ है? ये छूना उसके शरीर के किसी भी अंग को छूना, और छूने के बाद वो स्पर्श उस बच्चे को असहज महसूस कराता है कि हाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या उसको अंदर से डर सा वो आभास कर रहा है कि उसको एक डर लग रहा है कि अंकल या आंटी मुझे छू रहे हैं तो ये डर है। ऐसे अंगों को छूना जो कि उसके गोपनीय अंग हैं, उस पर स्पर्श करना, ये भी एक बुरा स्पर्श है। तो बैड टच यानी कि बच्चा डर महसूस कर रहा, असहज महसूस कर रहा, अंकल आंटी से अपनी दूरी बना रहा। जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा आ जाओ, नीचे आंटी आई हुई हैं, तो एक बार लड़का कहेगा कि नहीं मम्मा ठीक है, मैं ठीक हूँ, यानी कि बच्चा ने कहीं कुछ असहज महसूस किया है उस महिला या उस पुरुष के साथ, जो आज वो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा दौड़ के आता है कि अच्छा अंकल आ गए, अंकल आप कैसे हैं, तो और कभी कभी उसी व्यक्ति से वो, किसी व्यक्ति से वो दूरी बना लेता है। तो यही गुड टच और बैड टच को एक तरीके से ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एक अनुभव की चीज़ें हैं कि अनुभव ही करना पड़ेगा कि कहाँ पर टच अच्छा और कहाँ टच बुरा, जिसके बारे में बच्चों को बताना ज़रूरी है। जो सबसे पहले अगर हम सरल भाषा में जाने तो सबसे पहले सिम्टम अगर बच्चों का देखा जाए तो वो असहज होना होता है। वो जनरली जिससे घुल मिल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये इस चीज़ का संकेत ना हो, लेकिन आपको सजग रहने के लिए ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि बच्चा जिससे घुल मिल नहीं रहा है, दूरी बना रहा है, तो आप ज़रूर उससे इसके पीछे की वजह जानें।
आज हम लगातार गुड टच और बैड टच बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी और साथ ही साथ अध्यापिका प्रीति गुप्ता जी, जो लगातार आपको बता रही हैं क्या कुछ सिम्टम है और कैसे बच्चों को आप इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जागरूक कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हम बढ़ चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हम हैं कुछ खास, जहां लगातार हम बात करते हैं कुछ खास शख्सियत के बारे में। हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जिनकी कहानी अगर आपसे जुड़े और आप जिन्हें सुने तो ज़रूर अपने जीवन में आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और ऐसी ही एक कहानी हम आज आप तक लेकर आए हैं, जो लगातार पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना कार्य और जिम्मेदारी निभा रही हैं। जी हाँ, प्लास्टिक के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये सबसे खतरनाक पदार्थ है और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुंचा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नो कहने की आदत के बारे में लगातार प्रशासन भी आपसे दरकार करता है और हम सभी की भी ये कोशिश रहती है कि आपको जागरूक किया जाए। बस इसी कोशिश को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रही है हमारी आज की खास शख्सियत, जो पुराने और रीयूज़ कपड़ों को रीयूज़ कर रही हैं। जी हाँ, जो कपड़े आपने बार बार पहने और उसके बाद अब डिस्कार्ड कर रहे हैं, उनको रीयूज़ कर रही हैं और जूट बैग्स बना रही हैं, जो एक तरफ पर्यावरण संरक्षण का काम भी कर रहा है, उनकी अपनी पहचान भी बन रहा है, साथ ही साथ कई लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की राह को आसान बना रहा है। आइए देखते हैं इनकी कहानी को। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण हमारे समाज की एक सबसे बड़ी चुनौती है, जहां हर पल आधुनिक होते हम सभी को इसे स्वच्छ रखने के लिए और संरक्षित करने की ओर सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। तरक्की और पर्यावरण संरक्षण के इसी संतुलन को स्थापित करने का अनूठा प्रयास है प्राची की संस्था परिवर्तन का, जिसका गठन समाज की दैनिक दिनचर्या में एक सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से किया गया। प्राची द्वारा संचालित इस संस्था द्वारा रोजमर्रा की जीवन शैली में हानिकारक प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने और सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट से तैयार बैग्स के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महान कवि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियाँ उन तमाम लोगों पे बिल्कुल खरी उतरती हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक मुकाम हासिल किया है, जीवन की हर कठिनाई से जूझते हुए अपना एक लक्ष्य प्राप्त किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, सशक्तिकरण की ओर बढ़े हैं। और हमें कुछ खास में हम ऐसे ही शख्सियत को मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं, उनकी कहानी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि महिला हो या पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में कामकाजी महिलाओं के साथ साथ घरेलू महिलाएं भी सशक्त बन रही हैं और अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। ऐसी खास शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं प्राची श्रीवास्तव जी, जिन्होंने जूट से बने उत्पाद का एक बिज़नेस शुरू किया है, जिसमें अपने साथ साथ अपनी जैसी तमाम महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो प्राची जी, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चाहेंगे आपने जो ये एनजीओ शुरू किया है और उत्पाद जो शुरू करें जूट का, इसके बारे में हमें बताएं। इसकी शुरुआत एक विचार से आई थी कि समाज ने से तो हम अभी तक बहुत कुछ लेते हुए आ रहे हैं, मगर हमें समाज को वापस भी करना है। तो इस विचार के साथ हमने इस फाउंडेशन की शुरुआत करी। मैम, आपने इस कार्य की शुरुआत कैसे की, आपका जर्नी कैसी रही? इसमें मैं बड़ी भाग्यशाली रही हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि जो आज अभी तक मैं जो हूँ उसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया। जूट का उत्पाद जो बहुत ही आजकल चल रहा है, चलन में भी है और डिमांड भी काफ़ी है, तो आप बताना चाहेंगे इसकी खासियत क्या क्या है, क्या क्या आप इसमें बनाते हैं, किस तरह के उत्पाद आप बना रहे हैं? मैं जो है जूट को और कपड़े को मैंने इसलिए यूज़ करा क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाहते थे, हम पर्यावरण पे काम करना चाहते थे। तो इसलिए हमने जो है, क्योंकि कपड़ा है वो वॉशेबल होता है, तो उसमें हमने इस प्रोडक्ट को। तो आपके यहाँ जूट के कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं, वैरायटीज़ उनकी क्या क्या हैं और उन्हें बनाने में लगभग समय कितना लगता होगा? हमने जो है इसमें लैपटॉप बैग्स हैं, कपड़ों के स्लिंग बैग्स हैं और
जो है क्रॉस शोल्डर्स हैं, साड़ी कवर्स हैं, मतलब तमाम हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें बनाए हुए हैं। तो मैम जैसा कि आपने कहा जूट के साथ साथ आप कॉटन का भी यूज़ कर रही हैं, तो किस तरह से उसका रीयूज़ कर रही हैं? हमारे पास जैसे बहुत सारे दुपट्टेज आते हैं, अच्छी अच्छी साड़ीज़ आती हैं, तो हम उसको अंदर लाइनिंग में उसको हम यूज़ कर डालते हैं। अभी हम आपको भी दिखाएंगे कि हम लोगों ने पैचिंग करके ना टेबल कवर्स बनाते हैं, कुशन कवर्स बनाते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग उसको रिसाइकिल कर ले जाते हैं। आज के समय में जूट की डिमांड बढ़ रही है और वर्तमान आने वाले समय में और बढ़ेगी, तो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अब हमारे पास जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना जो है बच्चों को कर के अपना आती हैं, जो समय दे रही हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है उनके पास। वो भी जो है अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा उनको योगदान दे रही हैं। तो मैम इसके लिए बाज़ार वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, माल तैयार हो गया, बाज़ार की ज़रूरत है, तो बाज़ार कहाँ से कैसे आप इसका अरेंज करते हैं कि कहाँ बिकेगा? अभी तो हम लोग स्टॉल्स के थ्रू और खुद ही मार्केटिंग, जैसे आजकल गिफ्टिंग का है, और जैसे मैं पर्यावरण पे हम काम कर रहे हैं, तो हम लोग प्रमोट ये करते हैं कि जैसे शादियां हैं तो आप जो है खुद कस्टमाइज़ करके जूट बैग, साड़ी बैग्स बनवाते हैं, उस पर हैंड पेंटिंग करा के और वो करके उनको जब आप दिखाते हैं तो ऑर्डर्स भी आते हैं। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही ये संस्था न सिर्फ प्रकृति की रक्षा का काम कर रही है, बल्कि महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उनके हुनर को निखार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में भी कामयाब हो रही है। हम लोग काम करते हैं पर्यावरण पे, हम इसके अलावा प्लांटेशन करते हैं, हम टीबी के मरीजों को पुष्टाहार भी देते हैं हर महीने जाके, और यहाँ पे परिवर्तन में हम काम करते हैं जूट पे और कपड़े पे। हम चाहते हैं कि हम लोगों तक ये संदेश पहुँचा सकें कि किस तरीके से आप चीज़ों को, कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ लैंडफिल बढ़ता चला जा रहा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसको हम किसी तरीके से रोक सकें। आज अनेकों महिलाएं संस्था से जुड़कर अपनी कला के बल पर आजीविका का एक सफल साधन इस संस्था द्वारा प्राप्त कर पा रही हैं। यहाँ पे महिलाएं आती हैं, अपने जो है कार्य करती हैं, जूट के बैग्स, कपड़े के बैग्स, ये सारी चीज़ें जो है बनाती हैं। हम लोग उनके कार्य का निरीक्षण करते हैं और उनको जो सिखाते भी हैं, और ऐसी मेरी महिलाएं जो कि घर पे रहती थी वो आके यहाँ पे जो है कार्य कर रही हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें धीरे धीरे और अच्छी प्रगति कर रही हैं और अच्छा बनाना सीख रही हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रेनर हूँ, मैं यहाँ पे सबको सिखाती हूँ बैग्स कैसे बनने हैं, कैसे क्या क्या करना है, और मुझे यहाँ पे बैग बनाना अच्छा लगता है, लोगों को सिखाना अच्छा लगता है। मैं ये चाहती हूँ कि हर लेडीज़ों के अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए। जब तक कि हम लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन में परिवर्तन कैसे होगा। और ये बहुत अच्छा काम है, हर औरत को ये काम करना चाहिए। फुलकारी, कढ़ाई और आकर्षक बुनाई से तैयार किए गए ये पुराने कपड़े और जूट से बने बैग दिखने में जितने सुंदर और किफायती लगते हैं, साथ ही रीयूजेबल भी होते हैं, यानी जिन्हें एक से ज्यादा बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। महज 2 सहयोगियों के साथ से शुरू प्राची की ये संस्था आज अनेकों महिलाओं के रोजगार का सफल साधन बन गई है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप बाजार जाएंगे तो प्लास्टिक बैग की जगह आप जूट बैग या कपड़े का झोला साथ ले जाएंगे। इसमें कहीं कोई भी शर्म की बात नहीं है और ये किसी भी तरह आपके स्टेटस को डिफाइन नहीं करता। तो मन से इस भ्रम को जरूर दूर करिए। बढ़ चलते हैं हम आज अपने विषय की तरफ, जो है गुड टच और बैड टच के बारे में। मैम, स्कूल्स की बात की जाए तो स्कूल्स में बच्चों को ये एजुकेशन, स्पर्श ज्ञान, ये जो एजुकेशन है ये कैसे दी जाती है, क्या कुछ सिनेरियो है? स्कूल में बच्चों को जितना जल्दी हो सके इसके बारे में हम सिखाना शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है कि 3 से 5 ये उम्र काफ़ी होता है बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाने के लिए। मेरा मानना है फीमेल टीचर्स इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखाती हैं, और प्राइमरी सेक्शन में सभी स्कूलों में फीमेल टीचर्स ही होती हैं। बच्चों को रेगुलर बेस पे, ऐसा नहीं कि हमने ये बता दिया बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है, कोई आपको ऐसे टच करे जो आपको अच्छा नहीं लगे, आपको तुरंत नो बोलना है।
है ना, तुरंत नो बोलना है, उस टच को आपको आगे नहीं बढ़ने देना है। जो भी आपके करीब हो, आप अपने मम्मी के पास जाइए, टीचर के पास आइए, बताइए किसी अंकल ने या किसी फ्रेंड ने आपको गलत तरीके से छुआ, जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको असहज कर दिया, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और इसको हम रेगुलर बेस पे बच्चों की करते रहते हैं, काउंसलिंग समय समय पर, और रोज़ सिखाते रहते हैं। वीकली, सप्ताह में एक बार तो ज़रूर गुड टच और बैड टच के बारे में बातें होती हैं। और लड़कियों को और लड़कों को भी साथ में ये भी बताना होता है कि गुड टच और बैड टच, ना अपने आप को छूने देना है बैड टच, और ना ही किसी को छूना है, ये भी बताना है। क्योंकि समाज आज इतनी कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हो गए हैं। मेरा मानना है कि लड़कों को भी उतना ही एजुकेट करने की ज़रूरत है इस स्पर्श के बारे में। उनको भी मालूम होना चाहिए क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, जितनी कि लड़कियों को मालूम होना चाहिए। अगर छूना गलत है, अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको टच करे, तो आपको भी नहीं टच करना है किसी के ऐसे पार्ट को, शरीर के ऐसे पार्ट को जो असहज कर दे। जो आपको असहज कर रहा है तो औरों को भी करेगा। इस तरीके से हम बच्चों को शिक्षित करते हैं। मैम, स्कूल सिनेरियो की बात हम लगातार कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी इस तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? प्रशासन इसको लेकर बहुत सेंसिटिव है। गुड टच और बैड टच ये सब हमारी प्रारंभिक एजुकेशन में आ चुका है। सभी टीचर मैंडेटरी है, आवश्यक है कि आप बच्चों को गुड टच और बैड टच बताएं। कुछ एनजीओज हैं जो इस काम को और बेहतर तरीके से भी कर रहे हैं, वो सरकार के साथ मिलकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। उससे पहले शिक्षकों को ही इसके लिए तैयार किया गया कि गुड टच और बैड टच बच्चों को कैसे बताना। समस्या थोड़ी वहाँ पर आती है जहाँ पर केवल मेल टीचर है जी, और लड़कियाँ भी हैं जो पढ़ रही हैं, लड़के भी हैं। उन लड़कियों को कैसे बताना, एक मेल शिक्षक कैसे बताए कि गुड टच और बैड टच क्या है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं और आयोग के समक्ष आता भी है कि एक मेल टीचर ने कुछ बताते बताते कुछ गलत स्पर्श स्वयं कर दिया, जिसको लेकर बाद में आवाज़ उठाई गई और पनिश हुआ। तो इसको लेकर सरकार भी सजग है। जहाँ पर मेल टीचर हैं वहाँ पर एनजीओज़ की मदद ली जा रही है कि वो जाएं और उन बच्चियों के बीच में और उन लड़कों के बीच में इस एजुकेशन को इतनी तरीके से तैयार करें कि बच्चा, जैसा कि प्रीति जी ने कहा कि ना कहने की आदत पड़े, नो कहने की आदत पड़े कि नहीं, छूना नहीं है, यहाँ मुझे नहीं ठीक लग रहा, यहाँ अब अच्छा है। ऐसा कुछ बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि बच्चा इस तरीके की बात बताए। साथ में सभी स्कूलों में शिकायत पेटिकाएं लगाने के लिए प्रशासन से कहा गया और सभी स्कूलों में लगाई भी गई हैं। नायब तहसीलदार और एसडीएम स्तर का अधिकारी उनको समय समय पर खोलते हैं और उसको चेक करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अभी तक ये था कि पेटियां लगानी है, फिर ये हुआ कि ये खोलेगा कौन। वहीं की टीचर खोल देगी, तो अगर वहीं की कोई शिकायत है तो शायद वो उसको उतना कहें अच्छी तरीके से और उतनी ईमानदारी से उस पर कार्य ना कर पाए। तो उसके लिए हुआ कि शिकायत पेटिका खोलने के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया और वहाँ से वो शिकायतों को खोलेगा। साथ में प्रत्येक स्कूल में पॉक्सो कमेटियाँ भी हैं। जो पॉक्सो एक्ट है वो ये कहता है कि अगर बच्ची के साथ कोई लैंगिक शोषण हुआ है, बच्चे के साथ कोई लैंगिक शोषण हो रहा है, साथ में बच्चे को गलत प्रकार से छुआ भी गया है, छूने के साथ साथ अगर किसी टीचर ने या स्कूल में या कुछ ऐसी पिक्चर्स जो बच्चे के लायक नहीं है, उसको भी इसमें शामिल किया गया। ना केवल छूना, बल्कि ये सब भी अगर आप बिना छुए भी करेंगे तो भी आपके खिलाफ सरकार एक सख्त कानून है और उस कानून के तहत 2 साल से लेकर 7 साल की सज़ा भी है। तो ये सभी बच्चों को ये सब इसकी जानकारी दी जा रही है, टीचर्स को जानकारी दी जा रही है और सरकार अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रही है कि हमारा बच्चा समाज और स्कूल में और घरों में सुरक्षित रहे। प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं कि बच्चों की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। जहां प्रशासन अपना कार्य लगातार कर रही है, वहीं टीचर्स की भी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है प्रीति जी। और बच्चों को सिखाने की लगातार जब हम बात करते हैं तो बाल मन जैसा सब कोई जानता है कि बहुत जल्दी नहीं सीख पाते। ऐसा नहीं है कि आज आपने उन्हें बता दिया कि ये गुड टच है, ये बैड टच है और कल आप फिर भूल जाएं तो ऑफ कोर्स वो भी भूल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये वो कौन सी उम्र होती है जहां से बच्चों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए, और कुछ एक इजी सी ट्रिक्स या टिप्स जो आप बताना चाहें जिससे सिखाया जा सके? अगर उम्र की हम बात करें तो मेरा मानना है निधि कि 3 से 5 साल
सफिशिएंट है, इतना से आपको सिखाना ज़रूरी है बच्चों को। यहाँ से आप सिखाएंगे, जैसा कि आपने कहा, हाँ बिल्कुल, एक ऐसा उम्र होता है, बाल मन इतना कोमल होता है कि हम यहीं पर अपनी ड्यूटी को इतिश्री नहीं कर सकते कि हमने सिखा दिया, हमें रेगुलर उनको कराते रहना होगा। प्रैक्टिकल के माध्यम से कर करके रोज़, सप्ताह में कम से कम, आप रोज़ नहीं करा सकते हैं, सप्ताह में एक बार एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जहाँ पे गुड टच और बैड टच करके हम बताएं। अगर कोई हमें टच कर रहा है, कैसे हमें नो करना है, कैसे हमें भागना है, अपने नज़दीकी टीचर के पास चले जाए, माँ बाप के पास चले जाए, शुरुआत में ही हमें नो कहना आना चाहिए। तो हर एरिया हमें छू छू के बताना है, बेटा अगर कोई आपको ऐसे कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कुछ अच्छा किया, आपकी पीठ थपथपाई, कोई बात नहीं, लेकिन वो गुड टच धीरे धीरे कहीं बैड टच तो नहीं बन रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं, अंकल ने या मेरे दोस्त ने या मेरे फ्रेंड ने गलत तरीके से मुझे छुआ, मुझे उन जगहों पे छुआ। ऐड ऑन करूँगी, बहुत अच्छे से बताया आपने जी। इसी को इसमें कुछ और जुड़ते हुए कि कुछ छोटी छोटी सी मूवीज आती हैं, जैसे एक कोमल फिल्म आई सरकार के पास जी। उस कोमल फिल्म को स्कूलों में वो 10 मिनट की मूवी है और उसमें है कि कैसे अगर अच्छा है तो क्या और बुरा है तो क्या। तो ऐसे ही इस मूवी को कहीं दिखाया जा रहा था किसी स्कूल में, और उस स्कूल में दिखाते हुए एकदम से एक लड़की बोली कि ऐसा तो अंकल करते हैं। तो उस लड़की को हमने कुछ सिखाया नहीं था कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, लेकिन उस मूवी के माध्यम से उस लड़की ने कहा ऐसा तो अंकल करते हैं। हाँ। तो यानी कि उस लड़की के साथ कहीं पर कुछ शोषण ऐसा हो रहा था जो उसने देखकर, उसको ये पता भी नहीं था कि ये गलत है, लेकिन उसने एक सहज मन से ऐसा कह दिया, जैसा कि बच्चे का बाल मन होता है, उसने कहा ऐसा तो अंकल करते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी मूवीज़ बनाना, क्योंकि बच्चे को बार बार छू कर बताना, बच्चे को बार बार, दिन भर बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है ना, कभी किताबें पढ़ता है, कभी कंप्यूटर, कभी होमवर्क, कभी क्लास वर्क, कभी एक्स्ट्रा वर्क, ऐसे कुछ बच्चा। तो बच्चा खेल खेल में कैसे चीज़ों को सीख ले, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और विद्यालयों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि छोटी छोटी सी मूवीज़ बनाए और उन बच्चों के बीच में उनको दिखाए और बाद में बताए ऐसा अगर होता है तो ये टच अच्छा और ये टच बुरा होता है। अच्छा, इसमें से किस बच्चे के साथ ऐसा हुआ, अच्छा कौन कान में बता देगा, अच्छा अगर कुछ हुआ होगा तो हमको क्लासरूम के बाहर अकेले में भी बता सकता है। उसके लिए है कि वो लिख कर चुपके से उस पेटिका में भी डाल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस स्कूल के लिए बिल्कुल खुले रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सुचेता जी ने सही कहा कि फिल्म के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। मैम ने जैसा बताया, पुणे की एक घटना है, वहाँ पे भी इसी प्रकार मैम मूवी के माध्यम से दिखाया जा रहा था गुड टच एंड बैड टच। 11 साल की लड़की ने कहा ये तो मेरे साथ होता है, पता ही नहीं था। तभी मैं कहती हूँ कि उम्र अगर बात की जाए तो 3 से 5 साल एक सही उम्र होती है जहाँ पे हम सिखाना शुरू करें। बच्चा समझ ही नहीं पाता है, कभी कभी बाल मन इतना कोमल होता है कि उसको मालूम ही नहीं होता है कि किसी ने मुझे गलत तरीके से छू दिया, और सोचता है कि हाँ ठीक है अंकल प्यार ही तो कर रहे हैं, जैसे मम्मी पापा करते हैं। नहीं, है ना, देर हो जाती है समझते समझते। जब उसको दिखाया जा रहा था डॉक्यूमेंट्री, तब वो लड़की बोली कि ये तो मेरे साथ होता है, अंकल ने किया है। तो ये शॉकिंग था, 11 साल की बच्ची और न जाने कितने सालों से उस बैड टच से गुजर रही थी। ऐसे ही चूंकि ये बाल मन है ना जी, जैसे कहा कि कच्ची मिट्टी है और उसको जैसा स्वरूप दे देंगे वो वैसा ही घड़े का या बॉटल का कैसा भी रूप ले सकता है। अभी एक घटना है कि 3 बच्चे हैं और वो तीनों बच्चे स्कूल से निकलते हैं और वो बच्चे 8वीं या 9वीं में पढ़ते हैं और वो बाहर निकलते हैं तो उनको एक मेंटली रिटार्डेड, हल्का सा मेंटली रिटार्डेड बच्चा मिल जाता है और वो उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भी बच्चा है तो वो भी बच्चा है। उनको ये पता ही नहीं है कि हम किस हद तक जाएंगे तो फिर हमारे साथ और क्या हो जाएगा, ये मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो उस बच्चे को ऐसा उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया और परेशान होने की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उस बच्चे पर कई धाराएं लगानी पड़ गई। जो तीनों बच्चे थे उन्होंने उसको इस हद तक परेशान कर दिया, इस हद तक वो बच्चा परेशान हो गया कि वो फिर धाराओं में आ गया। तो बच्चे को यही सिखाना, क्योंकि उन्होंने भी बैड टच किया, वो 3 बच्चे थे, उन 3 बच्चों ने उस बच्चे के साथ बैड टच किया, लेकिन ये भी नाबालिग बच्चे हैं, इन बच्चों को पता ही नहीं था कि ये टच बैड टच है और साथ में अगर इसको हम इस स्तर तक ले जाएंगे तो फिर हमारे साथ क्या होना है।
तो कानून सख्त है इन सब चीज़ों के लिए, और ख़ासकर बच्चे इस कानून के पचड़े में किसी भी तरीके से ना पड़ें, और बच्चे खूब स्वस्थ रहें और अच्छा टच करें और अच्छे टच में ही रहें, यही कामना है। मैम बहुत खूबसूरत बात आपने की, और इनफैक्ट ऐसे प्रावधान में क्या कुछ कंप्लेन का सिस्टम होता है हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन हम लगातार आज जैसे कि स्पर्श ज्ञान की बात कर रहे हैं, बेहद संवेदनशील ये विषय है डेफिनेटली, और जब बच्चों को सिखाने की बात आती है तो लगातार बार बार हम कहते हैं कि ये काम और कठिन हो जाता है, क्योंकि एक तो ये संवेदनाओं से भरा हुआ है, दूसरा उनको सिखाना मुश्किल है। लेकिन बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बड़ा कार्य है। वहीं बात पेरेंट्स की जाए तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सही ज्ञान दे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बढ़ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है संगठन में शक्ति। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए हर वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारा प्रशासन हमेशा से ही सजग और प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बीसी सखी योजना महिलाओं में आत्मनिर्भरता की अलख जगा रही है। बीसी सखी योजना से जुड़कर आज महिलाएं स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त महसूस कर पा रही हैं। योजना के लाभ, क्रियान्वयन और महिला आत्मनिर्भरता की कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है अस्ती गांव। अस्ती गांव के लोगों के लिए बैंक के काम को समझना और वहां की दौड़ किसी टेढ़ी खीर समान थी। उनकी इस मुश्किल का हल बनी बीसी सखी सरला सचान, जो आज बैंक और ग्रामीणों के मध्य मजबूत सेतु की तरह काम कर रही हैं। सरला सचान अस्ती गांव के हर व्यक्ति के द्वार तक न सिर्फ बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचा रही हैं, बल्कि उन्हें बैंक और प्रशासन द्वारा मिल रही तमाम सुविधाओं और योजनाओं के बारे में भी जागरूक कर रही हैं। जहां एक और बीसी सखी योजना महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में रोजगार प्रदान कर रही है, तो वहीं बैंक से जुड़ा कोई भी काम जैसे पैसे जमा करना हो, अकाउंट खुलवाना हो या लोन प्राप्त करने तक तमाम सुविधाओं को बीसी सखी के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से स्वयं की पहचान और आर्थिक आत्मनिर्भरता कैसे एक महिला की प्रगति और सशक्तिकरण का आधार बनता है, इसका सटीक उदाहरण है हमारी बीसी सखी सरला सचान। गांव वालों की बैंक वाली दीदी सरला सचान ने इस योजना से जुड़कर न सिर्फ स्वयं की अलग पहचान बनाई, बल्कि अब वो अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी बराबरी की हिस्सेदारी निभा पा रही हैं और उन्हें एक बेहतर जीवन दे पा रही हैं। मैं अपनी ग्राम पंचायत अस्ती में बीसी सखी का कार्य करती हूँ। हालांकि जब मैंने ट्रेनिंग किया था तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फिर जब मैंने ट्रेनिंग किया, मेरा नाम आया, धीरे धीरे मैंने काम अपना स्टार्ट किया और उस बैनर बनवाया, छोटे छोटे पोस्टर अपने गांव में लगाए, तो धीरे धीरे मुझे सपोर्ट मिलता रहा। क्योंकि जैसे मैंने अकाउंट अपने ओपन करना स्टार्ट किए तो जब लोगों को पता चला तो और बढ़ते गए। पहले तो मैंने 17 अकाउंट किए, फिर धीरे धीरे दूसरे मंथ में मेरे 70 अकाउंट हो गए। तो इसलिए मतलब कॉन्फिडेंट मेरे मन में आ गया कि अब मैं ये काम करूँगी, ये काम मेरा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मतलब ये मतलब अंदाज़ा नहीं था कि हाँ मैं इतना काम कर पाऊँगी, आगे बढ़ पाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा प्रचार प्रसार हुआ तो मैंने अपना काम भी अच्छे से बढ़ाया और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि पहले पैसे की थोड़ी दिक्कत थी। हालांकि गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था उसमें तो हम लोग का सामान आ गया था, जैसे डिवाइस वगैरह, लेकिन मुझे ट्रांजेक्शन के लिए पैसा मेरे पास नहीं था, तो वो पैसा मेरी फैमिली ने मुझे दिया। आज की डेट में मेरे 1500 अकाउंट हैं और यहाँ से लेके मैंने मार्केट में भी अपना जो है बना रखा है काम, और यहाँ भी काम करती हूँ, कॉलेज में भी काम करती हूँ, बैंक जाके भी काम करती हूँ, मार्केट में करती हूँ। तो आज की डेट में मेरा डेली का ट्रांजैक्शन होता है कम से कम 60 ट्रांजैक्शन, अमाउंट मेरा 3.5 लाख पहुँच जाता है। सरला जी की इस मेहनत और कार्यकुशलता को डिप्टी सीएम द्वारा भी उनके क्षेत्र में उन्नत कार्य के लिए सराहा गया है। ग्राम क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर स्थित बैंक तक की दौड़ और समय की बचत के साथ गांव में मौजूद बीसी सखी की सुविधा कैसे गांव वालों को लाभ दे रही है, आइए जानते हैं। मैं ग्राम पंचायत अस्ती में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम है माँ अम्बे एवं सहायता समूह, उसकी मैं सदस्य हूँ। और सर मैं 100 रुपया अपना हर महीने में जमा करती हूँ और मैंने इसमें समूह में ब्याज भी लिया था। मैंने समूह से पैसे लिए थे 5000 रुपया
और हर महीने हमने 500 रुपये की किस्त बांधी हुई है, उससे मैंने बराबर जमा भी कर रही हूँ। और मैंने सरला जी से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बैंक से भी जुड़ी हुई हैं। और मैंने जैसे बैंक जाना पड़ता था, मैंने यहीं पास में है तो यहाँ जाकर कभी भी किसी भी समय हम पैसे ले सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। उससे मैंने बचत भी की है। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, बचत भी कर रही हूँ, बच्चे को पढ़ा रही हूँ और अच्छा मेरा घर परिवार चल रहा है, उससे मैं आगे बढ़ भी रही हूँ। मैंने समूह से पैसे मैंने लिया है, लोन लिया है। मैं अपना भी खाता भी खुलवाई हूँ वहाँ पे, और मैंने ये सब इसीलिए किया है कि मेरा ये घर परिवार सब अच्छे से चले। ऐसे में योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों का संगठन और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की ये सुविधा बैंकों के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद साबित हो रही है। ये उनकी आर्थिक उन्नति के साथ ही लोगों से बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की राह को भी आसान बना रही है। प्रशिक्षण और सूझबूझ से बीसी सखी सरला सचान आज अपने गांव के हर व्यक्ति की बैंक से जुड़ी परेशानियों का निवारण कर पा रही हैं। बीसी सखी योजना से महिला सशक्तिकरण के साथ ही गांव को आधुनिक और डिजिटल होती सुविधाओं से जोड़ना संभव हो पा रहा है। बीसी सखी भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। महिलाएं अपना आर्थिक रूप से अपना काम करती हैं, अपने परिवार को और भी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो इसके लिए बीसी सखी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें से एक हमारे साथ हैं सरला सचान जी। सरला सचान बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है और अपने साथ समाज का भी कल्याण कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि लगातार प्रशासन द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती रहेंगी ऐसे ही, और आप सभी इन योजना का यूं ही लाभ लेते रहेंगे। साथ ही साथ ये प्रचार प्रसार दूरदर्शन द्वारा लगातार कोशिश रहेगी कि होता रहे, ताकि आप हमेशा जागरूक रहें क्या कुछ योजना इस टाइम आपके लिए मौजूद है। लौट चलते हैं हम अपने आज के विषय पर। मैम, जैसे आपने अलग अलग तरीके से बताया कि क्या कुछ गुड टच और बैड टच है और कैसे इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन बात फिर आती है शिकायत के बाद क्या, क्योंकि एक बहुत बड़ा गलत भ्रांति कह सकते हैं या परसेप्शन कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने कंप्लेन की अपने बच्चे की तरफ से तो बहुत अलग ट्रामा से गुजरना पड़ेगा पूरी कंप्लेन की कार्यवाही के दौरान। तो क्या ये ऐसा सच में होता है कि कार्यवाही होना एक बहुत बड़ा ट्रामा हो जाएगा बच्चों के लिए, इसलिए चुप होके बैठ जाओ, या फिर कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए? कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए, और ये वास्तव में भ्रांति ही है, क्योंकि हम उस प्रक्रिया से कभी गुजरते नहीं हैं। हम केवल सुनते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बहुत एक सिंपल सा नंबर है 1098, इसको उल्टा पढ़ें तो 8, 9 और 10। एक सिंपल नंबर है, इस पर आप कभी भी बच्चे के साथ, ना केवल अपने बच्चे के साथ, अगर आपको लगता है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित हो रही है और वो बच्चा असहज महसूस करता है, तो आप 1098 पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये चाइल्ड हेल्पलाइन है। और चाइल्ड हेल्पलाइन आपके पास तुरंत आ जाएगी और आपसे बात करेगी, बच्चे की काउंसलिंग करेगी। अगर उसको लगता है कि बच्चे की काउंसलिंग के लिए बच्चे को कहीं और लेकर जाना है या हमारी काउंसलिंग से काम नहीं चल रहा है, तो सरकार के पास अच्छे अच्छे काउंसलर्स भी हैं, उन काउंसलर्स तक हम अपने बच्चे को पहुंचाते हैं। साथ में बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वहाँ पर भी आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति होती है, CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, आप वहाँ पर भी जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे की गोपनीयता इसमें बनाई रखी जाती है, कि बच्चे की पहचान पूरी तरीके से छिपा कर रखी जाए। अगर कोई अखबार, कोई चैनल छोटे छोटे अगर बच्चों की पहचान उजागर कर देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। तो आप जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं वो भी पूरी तरीके से इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि बच्चे की पहचान, परिवार की पहचान पूरी तरीके से छिपाई रखी जाती है और बड़ी गोपनीय तरीके से इस पूरे प्रकरण को कहें कि एक अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब ये कोई भी तरह का ट्रॉमा नहीं होता, ना बच्चे के लिए ना पेरेंट्स के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगी, आज बच्चे के साथ कुछ हुआ और बच्चे ने बड़ी कहें कि सहज तरीके से और एक आत्मविश्वास के साथ अपने गार्जियन को ये विषय बता दिया या टीचर को ये विषय बता दिया। बताने के बाद आपने इसी डर से कि अरे गोपनीयता भंग हो जाएगी या बड़ी बदनामी हो जाएगी इस चीज़ को लेकर, क्या गारंटी। एक तो आपने उस बच्ची का विश्वास खो दिया वहाँ पर इसकी कंप्लेन ना करके। बच्ची को भी ये उम्मीद थी कि शायद आप कोई कदम उठाएंगे, लेकिन आपने बच्ची को ही दबा दिया। अरे ऐसा नहीं कहते, तुम्हें गलतफहमी होगी, ऐसा नहीं होता। अंकल ऐसे थोड़ी ना है, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा, बच्चे तो और किसी के साथ तो नहीं होता, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है। ऐसा भी कई बार कहते हैं, यही बच्चा क्यों कंप्लेन करता है, तुम्हारे साथ ही होता है। ये स्कूल से भी इस तरीके की आती है कंप्लेन कि मैम ये लड़की या ये लड़का मैम इसी की कंप्लेन आ जाती है, और तो मैम कोई कंप्लेन नहीं करता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा झूठ ही बोल रहा है, हो सकता है उसी बच्चे के साथ ही सब कुछ घटित हो रहा हो, क्योंकि अब एक बच्चा टारगेट पर है लोगों के, तो उसी के साथ हो रहा हो। तो इसलिए बच्चे ने कुछ भी कहा है अच्छा या बुरा, तो एक बार उसको जज जरूर करें कि ये सच है या गलत। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ एक कंप्लेन आती है, एक 6 साल का बच्चा है। वो 6 साल का बच्चा आता है और घर में आता है और आकर कुछ दिनों से थोड़ा सा असहज सा महसूस करता है। चूँकि उसके छोटा भाई भी एक है, तो माँ ज़्यादातर छोटे भाई को देखने में ज़्यादा समय लग जाता है। फादर बाहर जॉब करता है, सिंगल फैमिली हो गई। तो उसने कहा कि थोड़े दिन बाद देखा कि बच्चा जो है वो बिस्तर गीला करने लगा, चारों तरफ कोनों में थूकने लगा। तो उसकी माँ को ये थोड़ा सा अजीब सा लगा, पढ़ी लिखी माँ थी। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों करते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर नहीं आई। उस डॉक्टर के पास ले गई कि बिस्तर गीला करता, अभी तक तो नहीं करता था, लेकिन अभी 1 महीने से ऐसा होने लगा है। फिर धीरे धीरे से एक दिन ऐसे कुछ बात आई, तो उस बच्चे ने एक अजीब सा शब्द इस्तेमाल किया जो उस बच्चे के लायक वो शब्द नहीं था। तो उसकी माँ ने कहा कि ये शब्द तुम्हें कैसे पता, ये कहाँ से जाने कि ये चीज़ तो भैया लोग इस्तेमाल करते हैं मेरे साथ जब करते हैं तब। यानी कि वो बच्चा कहीं सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था, तब सारा प्रकरण खुल कर आया। अगर माँ ऐसे ही टाल देती कि अरे अच्छा ये कहीं से सीख आया होगा, इसने बोल दिया, आजकल स्कूल में भी पता नहीं क्या पढ़ाई होती है, वहाँ से सीख कर कुछ चला आया होगा। लेकिन उस माँ ने एक पूरी तरीके से माँ के रूप में अपनी भूमिका निभाई और पूछा कि बाबू ये कैसे होता है, बेटा ये कैसे होता है, ये तुमको किसने बता दिया, कहाँ देखा तुमने। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें निकल कर आई और तो समझ में आया कि बच्चा कहीं सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था। तो बच्चे पर विश्वास करें और बिल्कुल भी भयभीत ना हो। आज आपके साथ है, कल हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो। तो लगातार हम बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। गुड टच और बैड टच क्या होता है, इसकी ढेर सारी जानकारी हमने आपसे साझा की है और कैसे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। हम ये सारी जानकारी का विषय आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है हमसे आपको एक विशेष दिन के बारे में बताने का, जो आज यानी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है, जिसका नाम है विश्व शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसे राष्ट्रों के बीच में शांति कायम करने के लिए मनाया जाता है। जी हाँ, युद्ध या हिंसा की भावना को कम कर संवाद और समझ की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इसे पहली बार 1981 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। हर साल अलग अलग थीम पर ये दिवस बेस्ड होता है और इस साल की बात की जाए तो साल 2024 की थीम है शांति की संस्कृति का विकास करना। एक ऐसी दुनिया को कायम करना, एक ऐसी दिशा में प्रयास करना जहां पर मुद्दों को युद्ध की बजाय बातों पर ही सुलझाया जा सके। इस दिन अलग अलग देशों में ढेर सारी रैलियों का आयोजन किया जाता है, बहुत सारी संगोष्ठी और सेमिनार किए जाते हैं, मानव अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, साथ ही साथ शांति कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करती है और इसका क्या कुछ महत्व है और इसे अपनी रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना कितना जरूरी है, इस पर जागरूक किया जाता है।
तो विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य पर हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी के बारे में अगर कोई मतभेद सुनते हैं या आपका किसी से वैचारिक मतभेद है तो उससे उलझने या झगड़ने की जगह संवाद करके थोड़ी सी समझ दिखाकर शांति से उस मुद्दे को सुलझाने की तरफ अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका ये छोटा सा प्रयास आज के दिवस के महत्व को लगातार बढ़ा सकता है। इसी उम्मीद के साथ बढ़ चलते हैं हम अपने आज के विषय की तरफ, जो कि है गुड टच और बैड टच, बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा के बारे में। हम लगातार मैम पेरेंट्स की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं। अब बच्चों के साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ तो वो पेरेंट्स को बताते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ज़्यादातर मामले होते हैं बाल शोषण के जहाँ पर हमारा आसपास जानने वाला इंसान ही गलत इंसान होता है। ऐसे केसेस में कई बार बच्चे पेरेंट्स या उनके साथ घर के माहौल में कुछ गलत हो रहा होता है तो वो टीचर्स से आके कंप्लेन करते हैं। तो टीचर्स ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, क्या कुछ इसके लिए फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग का प्रावधान रहता है? जी बिल्कुल, ज़्यादातर केस देखने को मिलता है कि छोटा बच्चा जो होता है वो घर में या घर के माहौल में ही वो ज़्यादा अब्यूज होता है और कहने से डरता है, क्योंकि वो अंकल या आंटी या भैया बहुत क्लोज है घर के, कैसे कहें, मम्मी पापा का तो इतना भरोसा है उन पर। तो इन सब बातों को लेकर वो कभी कभी अपने टीचर से आके बात करता है। एज अ टीचर हमारा काम होता है उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, आराम से सुनना, फिर पेरेंट को बुलाना, बात करना, दोनों की काउंसलिंग करना, समझाना कि एक बार आप बच्चे के उससे देखें, बिहेवियर में भी चेंजेज आने लगते हैं, बच्चों के व्यवहार में चेंज आने लगते हैं। अवगत कराना, पेरेंट को, माता पिता को अवगत कराना है ना, कि बच्चे ने आकर मुझसे ऐसी ऐसी बात कही है, आप इस तरफ ध्यान दें। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है एज अ टीचर, है ना, कि बच्चों को किस तरीके से उससे बाहर हम निकालें, उस ट्रॉमा से जिससे वो गुजर रहा है। बड़ी भरोसे से वो अपने टीचर से आके कहता है, तो हमारा ये काम बन जाता है। पेरेंट्स की काउंसलिंग का प्रावधान भी रहता है टीचर्स के उसमें। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? कभी ये होता है कि जैसे हम लोग भी कमीशन से एक ऑर्डर जाता है कि आप सभी लोग, सारे स्कूल्स में काउंसलर मैंडेटरी हैं, आवश्यक है, होना ही चाहिए। तो वो किसी भी टीचर को काउंसलर बना देते हैं। वो टीचर हिंदी का भी हो सकता है, वो इंग्लिश का भी टीचर होता है, लेकिन बच्चे की साइकोलॉजी समझने के लिए एक साइकोलॉजी पढ़ा हुआ एक मनोवैज्ञानिक जरूरी होता है कि आखिर ये बच्चा के दिमाग में क्या क्या चल रहा था और ये कब से इसके साथ हो रहा है। तो जैसे कि हिंदी का टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, गणित नहीं पढ़ा सकता है, वैसे ही बच्चे की साइकोलॉजी समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट ही ज़रूरी होता है। तो आप दूरदर्शन के माध्यम से ऐसा भी है कि हम आप सभी से, सारे जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे घर परिवार, उनसे ये अनुरोध भी है कि वो अगर पेरेंट हैं, अगर उनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो इस तरीके की स्कूल में मांग करें कि एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर रखा जाए, और जो विद्यालय इस प्रोग्राम को देख रहे हों तो उनके लिए है कि एक साइकोलॉजिस्ट को ही अपने यहाँ काउंसलर के रूप में रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सुझाव पर ज़रूर ध्यान देंगे, पेरेंट और टीचर दोनों के तौर पर। हम बढ़ चलते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जहां हमारी कोशिश होती है कि आपसे जुड़ी जो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं उनका छोटा छोटा सा लेकिन आसान सा सुझाव या उपाय कह ले हम आप तक पहुंचाएं हमारे सेगमेंट टिप्स में। और आज बात बच्चों की सुरक्षा के बारे में हम लगातार कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई आसान से टिप्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो पहला टिप है वो यही कि जब बच्चा कुछ लिखने, पढ़ने या बोलने वाला हो तो सबसे पहले अपने बच्चे को अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर ये ज़रूर याद कराएं। माता पिता का नाम, एड्रेस, आसपास की कुछ ऐसी पहचान जो घर के आसपास हो, कोई हॉस्पिटल होगा, कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगी, कोई नाला बहता हुआ होगा, उसके बारे में ज़रूर बता दें। शुरू से बच्चों में आदत डालनी चाहिए कि जो भी उसके साथ बाहर हो रहा है, वो जब स्कूल से आए तो सारी चीज़ें घर पे आके अपनी माँ से शेयर करें। अब ये होगा कैसे? क्या हमने कह दिया कि हाँ बेटा तो क्या क्या हुआ आप बताइए? नहीं, एज अ पेरेंट, मैं पेरेंट भी हूँ, तो एज अ पेरेंट हमें शुरू करना होगा। हम बताएंगे बच्चों को कि आज मैंने सुबह से ये किया, आप स्कूल में थे तो मैंने ये काम किया। उसके आदत में आएगी, फिर वो भी बताएगा मुझे कि वो स्कूल में उसके साथ क्या क्या हुआ, बाहर उसके साथ क्या क्या हुआ। तो ये हैबिट में होनी चाहिए, तो बच्चा कभी भी नहीं डरेगा, छुपाएगा नहीं, वो अपने पेरेंट के साथ फ्रेंडली रहेगा और हर बात खुल के कह पाएगा।
हमारे प्रोग्राम के अंत की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो मैम चलते चलते आप क्या कुछ संदेश आज हमारे दर्शकों को इस विषय से जुड़ा हुआ देना चाहेंगी? बच्चे को भरपूर समय दें, बच्चे के मोबाइल को बार बार एक बार चेक करना, बच्चे से बात करना, बच्चे को ये एहसास ही ना हो कि आप उन पर शक करके उनके मोबाइल को चेक कर रहे हो। तो एक घर में एक दोस्ताना माहौल बनाना, और इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी दर्शकों से कि एक टाइम का भोजन अपने बच्चों के साथ बैठ कर करना। प्रीति जी, आप चलते चलते संक्षेप में क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ पर कि एक बॉन्डिंग जो माता पिता के बच्चों के साथ होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर सुचिता जी ने बताया कि गुड क्वालिटी या अच्छे टाइम बिताना, थोड़ा आपको 24 घंटे में इतना टाइम निकालना पड़ेगा कि बच्चों के साथ हम बैठ के बात करें, या खाने 3 मील के समय कोई एक खाना जो है हम साथ में खाएं, साथ में टाइम स्पेंड करें, जिससे बच्चा जो है वो फ्री होगा, आपसे खुल के बातें कर पाएगा, किसी प्रकार का डर या हेजिटेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को समय रहते इस सेंसिटिव मुद्दे से अवगत जरूर कराएं, और पेरेंट भी समझे कि हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चा आपसे बिल्कुल खुलेगा और आपसे कहेगा। एज अ टीचर बिल्कुल बच्चों की बातों को हमें समझना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। हर एज का बच्चा अलग होता है, हर बच्चे को सोचने की क्षमता अलग होती है, और उसी प्रकार हमारी सुनने की क्षमताएं भी अलग होनी चाहिए। मैम, आज इस विषय पर अहम जानकारियों को साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपके सामने कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आप अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ घर परिवार के आज के इस अंक को हम यही विराम देते हैं। एक नए विषय के साथ हम पुनः आपसे करेंगे मुलाकात। नमस्कार।